Hello and welcome to Master Call Science Chapter International Organization। शुरू करेंगे बैकग्राउंड के साथ कि यूएन कैसे बना और क्यों बना। तो जब पहली वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होती है तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थ्रू लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाया जाता है। क्यों? फॉर द वर्ल्ड पीस। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 होती है इन द ईयर 1939 से लेकर 1945। मतलब कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो फेल हो गया। फेल होने के पीछे दो मेजर रीजंस थे। एक तो जो बड़ी पावर्स थी यूएसए, यूएसएसआर, उसने कभी भी लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया। दूसरा, इसकी खुद की कोई स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं थी। फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है इन द ईयर 1945, सब सोचते हैं कि भाई इंटरनेशनल पीस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तब 1945 में यूएन का निर्माण होता है। जो यूएन है वो 24 अक्टूबर 1945 में बनी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और टोटल फाउंडिंग मेंबर्स हैं 51। यूएन चार्टर को साइन करके यूएन बना है। जो 51st नेशन था वो पोलैंड था और इंडिया ने ऑन द 30th अक्टूबर 1945 इसको ज्वाइन किया। अगर हम यूएन की लोगों की बात करें तो उस पर पूरा वर्ल्ड मैप शो होता है और दूसरा ऑलिव ब्रांचेस दिखेंगी। ये ऑलिव ब्रांचेस रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड पीस को। अब बात करते हैं द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। पहला मेजर एम तो यही है कि पीस मेंटेन करना है, वॉर ना हो, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। जो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमर्स-प्रोजोल्ड, ये बोलते हैं that the UN is created to save humanity from hell। हेल से बचाने के लिए, वॉर ना हो इसलिए बनाया गया। इसलिए नहीं कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसको हेवन तक लेके जाए, स्वर्ग बनाए, नहीं, हेल से बचाना है। अगली वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होनी चाहिए। और जो शशि थरूर है उन्होंने भी एक कमेंट दिया है, जो यूएन है दे आर टॉकिंग शॉप्स, मतलब सिर्फ बातें होती हैं लेकिन कम से कम वॉर तो नहीं हो रही है, मतलब बातें बेटर है वॉर ना होने से, ये बोलते हैं। अब जो बाकी के एम्स हैं वे हैं कि फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं एक दूसरे के साथ। तीसरा है कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, डिजीज एपिडेमिक जैसे कोविड-19 फैला था, पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, पॉवर्टी है, ओजोन लेयर जो डिप्लेक्ट हो रही है, किसके कारण? सीएफसी के कारण। तो इन सब इश्यूज को जब हमें सॉल्यूशन लेके आना है तो कोई एक नेशन उसके ऊपर अकेला काम नहीं कर सकता है। सबका कोऑपरेशन चाहिए, सबका साथ चाहिए, तभी जाकर इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट एम है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए, सोशल कोऑपरेशन चाहिए ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके। और जो लास्ट एम है वो है ह्यूमन राइट। एटलीस्ट सम बेसिक ह्यूमन राइट हम सबको इंश्योर कर सके। जो भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते हैं उनको रोक सके। अब अगर यूएन की मेंबरशिप की बात करें तो बाय द ईयर 2006 टोटल 192 मेंबर्स थे और 2011 में 193 हो गए थे। नाउ वी विल डिस्कस द यूएन ऑर्गन। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल असेंबली की। तो यहाँ पर बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, डेलिबरेशन होता है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है। जितने भी 193 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, जितने भी 193 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, उन सब के पास एक एक वोट है। सबकी वोट का वैल्यू इक्वल है। जब कोई सिंपल डिसीजन लेना होता है तो सिंपल मेजॉरिटी ली जाती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पीस पे कोई नया मेंबर ऐड करना है, बजट पास करना है, तो तब स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। कौन सी? 2/3 मेजॉरिटी से वो पास करना होता है। और सभी को डिसीजन में पार्टिसिपेट करना, वोट देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। 1965 तक इसमें टोटल 11 मेंबर्स थे, मतलब कि 5 तो परमानेंट है और 6 जो वो टेम्पररी थे। लेकिन 1965 के बाद इसकी जो मेंबरशिप की टोटल वो है वो बढ़ा के 15 कर दी गई थी, मतलब कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्पररी मेंबर। तो परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन से? यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना।
परमानेंट यानी कि इनकी सीट कभी नहीं जाती, ये हैं ही हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन जो टेम्परेरी हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और जैसे कि इंडिया एक बार इलेक्ट हो गया तो वो इमीडिएटली अगले 2 साल के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, 2 साल का गैप बना के फिर से आप इलेक्ट हो सकते हो। और ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब और देशों को भी मौका दिया जाए। जो ये परमानेंट 5 है इनके पास वीटो पावर होती है। ये क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका काम क्या, फंक्शन क्या है? जब भी कोई पीस के ऊपर थ्रेट आता है तो मैटर जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास, ना कि जनरल असेंबली के पास। फिर ये डिसाइड करते हैं भाई कौन सा रास्ता अपनाना है। पीसफुली अगर मैटर सॉल्व हो रहा है तो वो करवा देते हैं, वरना सैंक्शंस इम्पोज करते हैं। और जो वे इसका डिसीजन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो मैंडेटरी होता है, मानना ही मानना पड़ता है। अगर वर्ल्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ पे मतलब सेटलमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मतलब यूएन को जब इंटरफेयर करना पड़ता है, वो खुद की जब अपनी मिलिट्री पीस कीपिंग फोर्सेज उतारती है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब जो ये काउंसिल है ये जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करी जाती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल के लिए। और इस काउंसिल में टोटल 54 मेंबर्स होते हैं। इसका काम होता है कि जो भी सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको इस सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। अच्छी पॉलिसी कौन कौन सी बनानी चाहिए ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, उस पे ये रिकमेंडेशंस देती हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का एक मेजर सेशन होता है जुलाई के महीने में। अब नेक्स्ट ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बनाया तो 1945 में जाता है, लेकिन ये काम करना शुरू करता है 1946 में, 1 साल बाद। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। मतलब कि जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, उनके सबके हेडक्वार्टर हैं यूएसए में, न्यूयॉर्क में। एक सिर्फ यही अकेला है जो कि नीदरलैंड में है। तो इसका काम है लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ना कि क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को। जैसे कि 2 कंट्रीज एक ट्रीटी साइन करती हैं, अब एक नेशन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें से पीछे हटती है, तो अब मैटर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब लीगल चीज़ों को सुलझाती है, ना कि क्रिमिनल चीज़ों को। इस कोर्ट में टोटल 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करे जाते हैं बाय द इंटरनेशनल, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दोनों मिल के इलेक्ट करते हैं। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब नेक्स्ट ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। जितना भी पेपर वर्क होता है ये सब ये सेक्रेटेरिएट ही करते हैं, ठीक है। जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेके आनी है, ये ऐसे मान लो जो ऑन फील्ड वर्क होता है ये करते हैं। यूएन की मीटिंग्स में क्या डिसीजन लिया गया पब्लिक तक वो पहुंचाना, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। अब जो लास्ट ऑर्गन है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका काम था वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, जितनी भी कॉलोनीज है वर्ल्ड में उनको इंडिपेंडेंस दिलाना। लेकिन 1994 में इस काउंसिल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो पलाऊ था, वर्ल्ड का लास्ट कॉलोनी जो माना जाता है, उसने इंडिपेंडेंस गेन कर ली। अब वर्ल्ड में सब इंडिपेंडेंट है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको बंद कर दिया गया, सस्पेंड किया इन द ईयर 1994। नेक्स्ट टॉपिक है द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन, जो कि टोटल 15 हैं। बड़े शॉर्ट में इनको देखेंगे क्योंकि ये 1 मार्कर में ज़्यादातर आती हैं। पहली है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी? 1919। इसका काम है कि जैसे डिसेंट वर्क है, वर्क लॉज अच्छे हैं, इसके बारे में ये काम करती हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश होती है 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। अब नेक्स्ट है यूनिसेफ, जो कि है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगर क्रोनोलॉजी में पूछ ले यूनेस्को पहले आया यूनिसेफ पहले आया, तो आप क्या, जो यूनेस्को है वो पहले आया है, यूनिसेफ बाद में आया है, ठीक है। जो यूनेस्को था वो नवंबर के महीने में आया था 1946 में, और जो यूनिसेफ है ये दिसंबर में 1946 में आया था। इसका एम क्या है? इमरजेंसी फूड प्रोवाइड करना, चिल्ड्रन और मदर की हेल्थ केयर के बारे में ध्यान रखना। और इस यूनिसेफ को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1965
और इंदिरा गांधी प्राइज भी मिला था इन द ईयर 1989। 1989 वाला ईयर बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉर गिरी थी। दूसरा, नेशनल जो लेफ्ट फ्रंट थी वो बनी थी, है ना। जो कांग्रेस एरा था वो एंड पे आया था, याद आ रहा होगा। अब बात करेंगे द रिफॉर्म्स ऑफ यूएन। अब एक तो रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है जो यूएन के स्ट्रक्चर में, और दूसरा उसके जुरिस्डिक्शन में। तो पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैसे स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। एक तो जो मेजर कंट्रीज है उनका मानना है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल्स की आप सीट को बढ़ाओ, परमानेंट को भी बढ़ाओ, नॉन परमानेंट को भी बढ़ाओ। दूसरा, मेंबरशिप आप इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट से। अब जब जुरिस्डिक्शन की बात आती है तो ये बोलते हैं कि भाई जो यूएन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल निभाए पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स में। जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं तब एक अच्छा स्टैंड ले, इंटरवेन करे जब जेन्युइन चीज़ें हों, ठीक है। ह्यूमन क्राइसिस हो, ह्यूमन एब्यूज़ हो रहा है, तब एक आधी बार तो होता है तो यूएन गायब हो जाता है, कोई स्टैंड नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके अंडर जो है उसके पीछे या तो कोई वेस्टर्न नेशन है, यूएसए जैसा रोल है, ठीक है। मतलब यूएन को जहाँ बोलना चाहिए बहुत सारे मैटर्स में वो नहीं बोलता है। और इम्प्रूवमेंट चाहिए एजुकेशन, इन्वायरमेंट, जस्टिस के फील्ड में। अब इन्हीं रिफॉर्म्स को लाने के लिए 1992 में यूएन की जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है। अब रेजोल्यूशन की 3 मेन कंप्लेंट्स थी। पहली, जो करंट सिक्योरिटी काउंसिल है क्या वो आज की पॉलिटिकल रियलिटीज़ को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है। मेजर इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, ठीक है। जो एडवांस जैसे जापान है, इंडिया है, भाई ये इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों नेशंस की इकोनॉमी देखो या मिलिट्री देखो बड़ी एडवांस है, तो इनको क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते। अब दूसरी मेन कंप्लेंट है कि भाई जो यूएन है वेस्टर्न आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ही नेशन से ये डोमिनेटेड है। तो ऐसा क्यों है? अब तो बोलते हैं ना भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो सबको एक समान क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ये थर्ड कंप्लेंट है। तो 1 जनवरी 1997 में जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी आनंद, वो इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं कि कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जाए। अब ये बात करते क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में किसी नेशन को डालने का। तब बोला गया कि एक जो नेशन है उसके पास इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसकी लिमिटेशन है भाई कितनी बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। कोई एक मेजर तो बताया नहीं कि भाई 100 से ऊपर या 2000 से ऊपर कितने बिल, कुछ ऐसे मेजर नहीं दिया। दूसरा, मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है भाई, फिर से वही लिमिटेशन, कितनी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। तीसरा, बजट को एक मेजर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है। यूएन को पैसे मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। चौथा, बिग कंट्री होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि उस नेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स का सम्मान होना चाहिए, और तो और डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसके कल्चर में, उसकी जियोग्राफी में। लेकिन ये जितने भी क्राइटेरिया ये क्लियर कट नहीं है। अगर आप बोलते हो कि एक लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए तो भाई कितनी लार्ज होनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए तो कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए एक नेशन के पास इस सिक्योरिटी काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए। नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द अनदर इशू ऑफ यूएन। अब कुछ लोग बोलते हैं जो वीटो पावर है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, उसको एबॉलिश करो, क्योंकि इस वीटो पावर के कारण कुछ नेशंस को जो 5 मेंबर हैं उनको प्रिविलेज पोजीशन दी गई है और हम सब नीचे हैं उनसे। तो एक तो ये वीटो पावर होता क्या है, तो ये एक नेगेटिव पावर है। जैसे कि हमें कोई डिसीजन लेना है और किसी एक के पास वीटो पावर, अगर वो वीटो पावर डाल देगा मतलब वो डिसीजन अब नहीं लिया जाएगा। जो ये 5 नेशंस हैं इनमें से अगर कोई एक भी अपनी वीटो पावर को यूज़ करता है तो वो डिसीजन वहीं के वहीं रद्द हो जाता है। अब एक दूसरी साइड कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वीटो पावर नहीं ख़त्म करना चाहिए, तो वो क्या रीज़न देते हैं, वो बोलते हैं कि वर्ल्ड अभी भी इस रेडिकल चेंज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो ग्रेट पावर्स हैं यूएसए, यूएसएसआर, अगर उनको वीटो पावर नहीं होगी उनके पास, सबको एक समान रख दोगे तो वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे और फिर यूएन से बाहर चले जाएंगे और जो उनको करना है वो फिर वही करेंगे। मतलब कि बिना सुपर पावर्स के ये जो यूएन है ये बिल्कुल इनएफिशिएंट हो जाएगा।
एक PYQ है कि कौन से नेशन ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है, तो वो है रशिया। सबसे ज़्यादा रशिया ने यूज़ किया है, उसके बाद USA, फिर UK, फिर फ्रांस और सबसे कम चाइना। अब नेक्स्ट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। तो सितंबर 2005 में सभी मेंबर स्टेट्स के हेड मिलते हैं और यूएन की जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करते हैं और उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि पीस बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट करना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा कमीशन जो पीस और स्टेबिलिटी को देखे। दूसरा, ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर्म करो जो ह्यूमन अब्यूज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते हैं उनके ऊपर नज़र रखेगा। फिर ये बोलते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 से 2030 के लिए थे उनको अचीव करने के लिए कुछ अच्छा फ्रेमवर्क बनाओ भाई। फिर बोला जाता है कि टेररिज्म एक भाई ग्लोबल इशू है, उसके ऊपर काम करो। डेमोक्रेसी को वर्ल्ड में और अच्छे से प्रमोट किया जाए, मतलब सिर्फ बाहर से डेमोक्रेसी है कंट्री में ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, लोगों को सही में वे अधिकार दीजिए आप। और फिर लास्ट में बोला गया कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे अच्छे से वाइंड अप करके ख़त्म करो यार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। अब इंडिया बोलता है कि भाई यूएन जो है पीस और स्टेबिलिटी लाने की बात करता है वो तो सही है चलो, लेकिन डेवलपमेंट को भी उतना ही मेन एजेंडा मानो भाई, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तभी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे कि पोवर्टी है, हंगर है, ठीक है, ये सॉल्व हो पाएंगी। फिर दूसरा इंडिया बोलता है जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भाई उसको थोड़ा बढ़ाओ, अच्छा रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दो। मतलब कि इंडिया बोलता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको आप अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दीजिए। और इंडिया खुद एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और जो क्राइटेरिया मैंने पहले बताए उनसे कंपेयर करके देखते हैं एक बार। एक तो जो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो चलो हाँ भाई जो पॉपुलेशन पे बात करी थी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, अगर जियोग्राफिकली भी देखो तो बहुत अच्छी बड़ी अपनी कंट्री है। हम अच्छे से फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस और आज तक डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है। फिर उससे अलग जितने भी ह्यूमन राइट हैं हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी इकोनॉमिक पावर भी इंक्रीज हो रही है, मिलिट्रीली भी हम अच्छा कर रहे हैं और यूएन को फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट भी करते हैं। चलो भाई यूएसएसआर इनके जितना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं देते लेकिन रेगुलरली ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा। अब कुछ ऐसे एस्पेक्ट देखेंगे कि इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। तो बोला जाता है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो एक तो इस बात का मुद्दा बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि इंडिया से और भी ज़्यादा मिलिट्रीली और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छे नेशंस हैं, तो उनको पहले क्यों ना मौका दें, हम इंडिया को ही क्यों दें। जो जापान है बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उसको पहले मौका मिलना चाहिए टू बी पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल देन इंडिया। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। अब जो यूएन है उसमें यूएसए का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो यूएसए सबसे बड़ा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करता है, इसलिए आप बहुत बार देखोगे जो यूएसए है वो यूएन के डिसीजंस को ऐसे ही फुल ऑन इग्नोर करता है उसके डिसीजंस को। जब उसका मन करेगा यूएन के डिसीजन को मान लेगा, जब नहीं करेगा जब मतलब कि यूएन की वर्किंग में यूएसए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या इसका ये मतलब है कि यूएन एक इनइफेक्टिव बॉडी है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए? तो अब बोला जाता है कि भाई यूएन इम्परफेक्ट बॉडी है, मान लिया, थोड़ा एफिशिएंसी भी कम है क्योंकि यूएसए अपनी चलाता है, वो भी मान लिया, लेकिन अगर यूएन नहीं होगा तो फिर से जो इंस्टेबिलिटी वाला पीस था वो फिर से वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इंस्टेबिलिटी, पीस नहीं होगी, क्या पता फिर से वॉर और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो लोग यूएन को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो यही बोलते हैं कि यूएसए का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, वो पॉलिसी सुनता नहीं है यूएन की, जो उसका मन करता है वही करता है। सो दैट्स हियर, चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।